Hello students, in the continuation of the first lecture, that is the anatomy of the scalp, today we will discuss about the clinical anatomy or applied aspect of the scalp. देखिए इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्कैल्प वुंड ब्लीड प्रोफ्यूजली. जब भी आप स्कैल्प की इंजरीज देखते हैं यू हैव वेरी सीवियर ब्लीडिंग फ्रॉम दोज वुंड्स ऑफ द स्कैल्प. सो क्वेश्चन ये है कि स्कैल्प वुंड में बहुत हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है. सो उसका एक छोटा सा जो आंसर है, आंसर इज हेयर दैट बिकॉज देयर इज ए अनेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स टू रिट्रैक्ट. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दीज ब्लड वेसल्स नॉट एबल टू रिट्रैक्ट. ठीक है. सो पहली चीज क्या है कि हमने ये देखा था कि स्कैल्प जो है उसकी बहुत हैवी ब्लड सप्लाई होती है. ठीक है. दूसरी चीज कि सो इवन ए स्मॉल लैसरेशन ऑफ द स्कैल्प कैन कॉज सीवियर ब्लड लॉस. ठीक है. यानी बिकॉज जो स्कैल्प है उस स्कैल्प में बहुत हैवी ब्लड सप्लाई है और हैवी ब्लड सप्लाई होने की वजह से अगर वहां पे इंजरी होगी तो बट ऑब्वियसली ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी. लेकिन ये ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, ये स्टॉप नहीं हो पाती. पेशेंट ब्लीड फॉर लिटिल बिट मोर टाइम एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस. उसका रीजन क्या है? द arterial wall are attached to the fibrous septas in the subcutaneous layer and they are unable to retract. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये आपका ब्लड वेसल है. ठीक है. और ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल की जो वॉल है, ये वॉल चिपकी हुई है किससे? इस फाइब्रस सेप्टा से. ठीक है. ये जो फाइब्रस सेप्टा है, ये फाइब्रस सेप्टा आउटर लेयर ऑफ योर आर्टरी उसके साथ यहां पे कनेक्शन बना रहा है. अब होगा क्या कि आर्टरी अगर यहां से कट गई, इफ देयर इज ए कट ऑन द आर्टरी, सो द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज दैट आर्टरी अंडरगोज द वासोकंस्ट्रिक्शन. ठीक है. लेकिन ये कंस्ट्रिक्ट होना चाहेगी, इसका ल्यूमन छोटा होना चाहता है फिजियोलॉजिकली, बट बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रस कनेक्शन जो कि एक नॉन इलास्टिक डेंस सेप्टा है, दिस सेप्टा प्रिवेंट्स द रिट्रैक्शन ऑफ योर आर्टीरियल ल्यूमन. ठीक है. सो ये जो आर्टीरियल ल्यूमन है ये वासोकंस्ट्रिक्शन शो नहीं कर पाते हैं. ठीक है. सो दिस इज द रीजन कि यहां पे ब्लीडिंग लंबे टाइम तक होती है. क्लियर. सो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हाई स्कैल्प वुंड ब्लीड प्रोफ्यूजली. उसके दो रीजन जो आपको लिखने हैं. पहला, देयर इज ए हैवी ब्लड सप्लाई, और दूसरा दैट दीज ब्लड वेसल्स passes through the fibrous septa and because the outer wall of the blood vessels adherent to the fibrous septa, these connections prevent the retraction. So there is a inability to retract the blood vessels so that the blood clot is not able to form. ठीक है. So फिर इसको हम रोकेंगे कैसे ब्लीडिंग को? So the only thing which you can do whenever there is a bleeding from the scalp, we apply the pressure. What? We apply the pressure to stop this bleeding. ठीक है. So this is the first question. Now the next applied aspect is that why there is a no necrosis. Why there is a no necrosis in a large avulsed flap of the scalp with a narrow pedicle. पहले तो हम इस सवाल का मतलब समझें कि ये applied aspect क्या कहना चाह रहा है. Now the concept is that suppose this is your scalp skin. क्लियर. एंड देयर इज ए इंजरी ऑन द स्कैल्प. अब स्कैल्प में जब इंजरी हुई तो ये वाला जो स्किन है, दिस स्किन रिमूव्ड फ्रॉम द स्कैल्प, बट ये कंप्लीट रिमूवल नहीं हुआ है. यानी ये जो पेरेंटल साइट है उस पेरेंटल साइट से नैरो पेडिकल के हेल्प से लटका हुआ है, अटैच है. ठीक है. सो जब आप उसको देखोगे तो सपोज करो ये स्कैल्प है, ये स्कैल्प के ऊपर आपको यहाँ पे जो पेडिकल है उस पेडिकल से अटैच इस तरीके से स्किन का फ्लैप नीचे है जो कि अलग हो गया है. बट ये जो पेडिकल है, दिस पेडिकल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज मेंटेनिंग द कनेक्शन ऑफ दिस पीस ऑफ स्कैल्प विद दिस मेन पार्ट ऑफ द स्कैल्प. ठीक है. सो यहां पे क्वेश्चन ये है कि व्हाई देयर इज नो नेक्रोसिस इन ए लार्ज और एवल्स्ड फ्लैप ऑफ द स्कैल्प. तो ये जो फ्लैप है जो एवल्स हो गया है, क्या ये फ्लैप नेक्रोज्ड हो जाएगा? क्या ये फ्लैप मर जाएगा? क्या ये फ्लैप सर्वाइव करेगा?
So answer is this flap will survive. Why this flap will survive? Why there is no necrosis occurs if there is a narrow pedicle connection? Why? A rich arterial blood supply to the scalp is principally responsible for the healing of scalp wound. तो जो healing होगी उसमें सबसे important reason क्या है? There is a very rich blood supply of your scalp. अब इसका फायदा ये हुआ कि the healing occurs even of the extensive scalp injuries can be expected if the source of blood are retained. So ये जो हमारा फ्लैप है जो एवल्स हो गया था, ये एवल्स फ्लैप इतने छोटे से कनेक्शन के होने पर भी सरवाइव कर गया बिकॉज द सोर्स इज स्टिल रिटेन्ड. ठीक है, तो यहां पे जो स्कल के अंदर स्कैल्प की स्किन को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई कर रही हैं, ये ब्लड वेसल्स का जो एनास्टोमोसिस है, अगर ये एनास्टोमोसिस के थ्रू यहां से ब्लड इस पेडिकल में जा रहा है तो ये इतना सफिशिएंट है टू प्रिवेंट द नेक्रोसिस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द पीस ऑफ स्किन. ठीक है, तो यहां पे यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये जो फ्लैप है जो अवल्स हो गया है बट स्टिल इट इज रिमेन कनेक्टेड विद द मेन पार्ट ऑफ द स्कैल्प, वो नेक्रोज क्यों नहीं हुआ? द रीजन इज कि उसकी जो पेरेंटल ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन है, द सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई इज स्टिल मेंटेन एंड दैट स्मॉल पेडिकल इज सफिशिएंट टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्किन. क्लियर? सो अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि अगर ऐसा केस आपके पास आता है, इफ यू विल सी सच काइंड ऑफ द पेशेंट इन द इमरजेंसी, हम इस स्किन के पार्ट को काट के फेंकते नहीं है. हमें करना क्या है? इसको वापस अपनी ही जगह रिप्लेस करके और यू हैव टू जस्ट पुट द स्टिचेस और द सूचर्स. क्लियर? बिकॉज इट विल सर्वाइव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कनेक्शन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्कैल्प स्किन. ठीक है, so this is the second question. Now the next one is that why the deep scalp wound will gap open if the aponeurosis is divided. मतलब क्या कह रहा है? The question is saying that यहां पे हम बात कर रहे हैं स्कैल्प वुंड की जो डीप वुंड है. डीप वुंड मतलब हमने देखा था कि स्कैल्प के अंदर 5 लेयर हैं, उनमें जो फर्स्ट 3 लेयर हैं दैट इज योर स्किन, cutaneous connective tissue, subcutaneous connective tissue and aponeurosis. These 3 layers work as a single unit. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं aponeurosis. So this is the aponeurosis, that is the third layer. So अगर aponeurosis को हम divide कर दें तो वुंड जो है उसमें गैप हो जाता है. अब ये कौन सा डिवीजन है? Now this division is transverse division. अगर सपोज करो देयर इज ए इंजरी अकर्स इन द स्किन विच इज डीप एनफ टू रीच टू द थर्ड लेयर, अगर वो तीनों लेयर को पेनिट्रेट कर गई तो आपका क्या हो गया? ये जो पार्ट है एपोन्यूरोसिस का वो कट गया. अब क्या होगा? नाउ ये है आपकी ऑक्सीपिटल बेली, ये है आपकी फ्रंटल बेली. तो ये जो मसल्स हैं, इन मसल की वजह से क्या होगा? देयर इज ए रिट्रैक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द एपोन्यूरोसिस. तो ये जो पीस बचा, इस पीस को फ्रंटल बेली इधर खींचेगी और इस पीस को ऑक्सीपिटल बेली पीछे खींचेगी. उसकी वजह से क्या होगा? द इफेक्ट इज दैट दिस इज है गैप इज देयर. ठीक है, सो एक गैप आपको जनरेट हो जाएगा. सो इफ द एपोन्यूरोसिस इज कट एज इन द डीप ट्रांसवर्स और कोरोनल वुंड्स, वुंड कैसा होना चाहिए? ट्रांसवर्स या इट इज कोरोनल इन प्लेन. अगर कोरोनल प्लेन में या ट्रांसवर्सली आप इस एपोन्यूरोसिस को कट कर दोगे देन देयर आर हाई चांसेस ऑफ द गैप. सो द एज ऑफ द वुंड सेपरेट्स, तो वो जो एज हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और देयर इज अ गैप बिकॉज ऑफ द पुल बाय द फ्रंटालिस एंड ऑक्सीपिटालिस बेलीज ऑफ ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल. ठीक है, साथ में क्या होगा? सो बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, सो मेन रीजन क्या हुआ? टेंशन. और ये टेंशन कौन प्रोवाइड कर रहा है इस एपोन्यूरोसिस में? द टेंशन ऑफ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस प्रोड्यूस्ड बाय द टोन ऑफ द ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल. फॉर द प्रॉपर हीलिंग, अगर आप ये जो गैप हुआ है इस गैप को अवॉइड करना चाहते हो देन वी हैव टू सूचर द एपोन्यूरोसिस. ठीक है, तो हमें करना क्या है? वी हैव टू पुट द स्टिचेस हियर एंड
these stitches actually approximate the aponeurosis, otherwise क्या होगा, this wound will gap. ठीक है, so अगर ये सवाल आपके पास आता है कि why deep scalp wound will gap open if the aponeurosis is divided, और ये डिवीजन कैसा है, कोरोनल और ट्रांसवर्स, तो आंसर क्या है, द ओनली आंसर इज दैट द वुंड इज शोइंग द गैप बिकॉज ऑफ द टेंशन, and this tension is provided by the tone of occipital and frontal belly. So the occipital belly will pull this part posteriorly and frontal belly pull this part anteriorly, and the gap will appear. Clear? Then the next question is black eye. Now this is very commonly asked question in your exam. What is black eye? देखिए black eye को समझने से पहले हम वापस से बात करेंगे फोर्थ लेयर ऑफ स्कैल्प की. जो फोर्थ लेयर ऑफ स्कैल्प होती है, that is the scalp layer below the aponeurosis. That's why it is known as subaponeurotic layer. What is that? Subaponeurotic layer. ठीक है, तो ये सबसे बाहर आपका स्किन है, स्किन के नीचे यू हैव द कनेक्टिव टिश्यू और उसके नीचे हमारे पास है aponeurosis. Now we are talking about the layer which is below this aponeurosis, that is your fourth layer. So this is the area of fourth layer, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है हमारे पास your pericranium. Clear? So these are the 5 layers. So हम बात कर रहे हैं इस स्पेस की. Now when you will see this fourth layer, now ये जो fourth layer है, beneath the muscle and aponeurosis there is a loose areolar tissue providing a plane above which the rest of the scalp can move. ठीक है, so we know this कि above this fourth layer we can move all the 3 layers because these 3 layers are acting as a single unit because of these fibrous septal connection. अब ये जो fourth layer है, ये fourth layer continue करती है in upper eyelid. Why? The reason is that in the last class I told you that this is the frontal belly, and this frontal belly is not having the bony attachment. The frontal belly is not having the bony attachment, while this occipital belly is having the bony attachment. Now because of the bony attachment of the occipital belly, this is not going posteriorly beyond this attachment, but anteriorly there is no attachment of the bone and the frontal belly. That's why this fourth layer or your subaponeurotic space or the loose connective tissue space continue into the upper eyelid. It will continue in the upper eyelid. So this subaponeurotic space extends down beneath orbicularis oculi in the eyelid. Clear? अब होगा क्या, अगर इस फोर्थ लेयर में आपके पास कोई भी चीज कलेक्ट हो गई, पस हो गया, फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अपर आईलिड में जाके कलेक्ट हो जाएगा. क्लियर? सो ब्लीडिंग एनीवेयर बीनीथ द एपोन्यूरोसिस appear as a black eye. It appear as a black eye by the blood tracking down through the loose connective tissue in the eyelid. ठीक है, सो यहां पे जो क्वेश्चन है कि ब्लैक आई क्या होता है और व्हाट इज द एनाटॉमिकल रीजन ऑफ द ब्लैक आई, you should have this idea. The only answer is that the frontal belly is not having the bony attachment, and because of this reason the subaponeurotic space extends down beneath the orbicularis oculi in eyelid, and because this space is extending into the eyelid, that's why the blood which is present in the fourth layer will come and collect here in the eyelid. Clear? So this is very commonly asked question, and the concept is behind this reason is the extension of fourth layer. Now we'll move to the next question. Why it is an emergency when a tourniquet or string encircle the head just above the ears and eyebrow and it is tied tightly. मतलब क्या हुआ कि if I will take a string, मैं कोई रस्सी लूं और उसको आपके कान के ऊपर से, आईब्रोज के ऊपर से होते हुए यहां पे टाइटली बांध दूं, बहुत टाइटली अगर हम उसको बांध दें, इफ विल टाई इट वेरी टाइटली, देन दिस सिचुएशन इज एन इमरजेंसी. नाउ व्हाई दिस इज इमरजेंसी? नाउ सी, if you will see this diagram, you have to understand that the blood supply of scalp is not coming in this area
द ब्लड सप्लाई इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम लोअर एरिया। यहाँ जितनी भी आप ब्लड वेसल्स देख रहे हैं वो नीचे से ऊपर जा रही हैं, ना कि ये ऊपर से अराइज होके नीचे आ रही हैं, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। सो सोर्स ऑफ ब्लड कहाँ है? सोर्स ऑफ ब्लड है आपका यहाँ सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन पे, यहाँ आपका जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी ब्रांचेज हैं। सो ये सारी ब्रांचेज या तो आपके नेक रीजन से या फेस रीजन से असेंड करके स्कैल्प में जा रही हैं, ठीक है। और आपने इस लेवल पे क्या किया, एक टाइट टोर्निकेट या एक रस्सी बांध दी। अब ये इतना टाइट आपने कर दिया कि इट इज प्रोवाइडिंग प्रेशर ऑन दीज ब्लड वेसल्स। सो अल्टीमेटली क्या होगा, इस स्कैल्प की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, ठीक है। और बिकॉज वो कंप्लीट रिंग शेप में आपने बांध दिया, सो क्या होगा, आपका बायलैटरल ब्लड सप्लाई हैम्पर होगा, ठीक है। अब यहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड का कोई मैटर नहीं रहा। क्यों? बिकॉज ये जो ब्रांचेज हैं, चाहे वो इंटरनल की हो या एक्सटर्नल की हो, दे ऑल आर एक्चुअली असेंडिंग फ्रॉम आउटर साइड। क्लियर? So this is very clear, you have to keep this thing in mind very clearly that as all the superficial arteries जितनी भी हैं वो क्या हैं, इसमें superficial हैं, and these all supplying the scalp ascends, this is the important line, ascend from the face and the neck. So if it encircles the head just above the ear and eyebrows with a string and tie it tightly, causes pressure on these arteries. And so in what should we do? अगर ऐसा सिचुएशन हो गया कि किसी ने एक बहुत टाइट रिंग या बहुत टाइट से एक टॉर्निकेट बांधा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? We have to pass or we have to insert a pen or pencil into this tight loop and rotate it all around to decrease the pressure on the blood vessels. ठीक है। So this is very important again for your exam purpose that if there is an emergency क्या है? emergency ये है कि we want to avoid the long standing absence of blood supply। अगर ये absence of blood supply लंबे टाइम तक बनी रह गई तो ये जो स्किन है स्कैल्प की, this is under danger। So this is why become emergency। ठीक है। Now the next part is dangerous layer of scalp। Now this is very common and the most important question for your exam। Now whenever you have this question, danger layer of scalp, you should have the idea about the emissary vein। Now पहली चीज ये है कि danger layer कहलाती कौन सी है? आपको पता है there are 5 layer: skin, subcutaneous tissue, aponeurosis, loose connective tissue and pericranium। तो इन 5 में से हमारे पास जो 4th layer है, that is the loose areolar tissue, and this 4th layer or loose areolar tissue is known as dangerous layer of scalp। तो सबसे पहली चीज तो हमें समझ में आए कि dangerous layer of scalp बोलेंगे किसको, तो हमारे पास जो 5 लेयर है उसमें से जो चौथे नंबर की लेयर है, the 4th layer, that is sub aponeurotic layer, is known as dangerous layer। अब यहां पे एक वर्ड आता है emissary vein। emissary veins क्या होती हैं? Now in the class of scalp I told you that emissary veins are the veins जो कि extracranial venous system को intracranial venous system के साथ कनेक्ट करती हैं। ये आपका intravenous system है, ये intravenous system जो है ये कहलाता है dural venous sinus। dural मतलब dura mater। So when you will see the dura mater, particularly हम बात करेंगे meningeal layer of dura mater की, उस ड्यूरा मैटर के बीच में हमारे पास ब्लड कलेक्शन के जो पॉकेट्स होते हैं, दीज पॉकेट्स आर नोन एज ड्यूरल वीनस साइनस। ये ड्यूरल वीनस साइनस क्रेनियल कैविटी के बाहर, यानी इस स्कल बोन के आउटसाइड जो हमारे पास हमने स्कैल्प की लेयर पड़ी, उनके अंदर जो वीनस सिस्टम है उसको कनेक्ट करती हैं और ये कहलाती है एमिसरी वेन। ठीक है। सो एमिसरी वेन्स आर वेरी फाइन वेन्स एंड these veins are connection between extracranial venous system and intracranial venous system। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। सो अब दूसरा, ये जो एमिसरी वेन है इनके अंदर एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर वॉल्व नहीं है। दीज आर एक्सेप्शन, दीज आर डिवॉइड ऑफ द वॉल्व। इस वजह से क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वो अंदर से बाहर भी जा सकता है और बाहर से अंदर भी आ सकता है, because there is no wall।
any infection if occurs, so an infection in this subaponeurotic space, यानी जो हमारी फोर्थ लेयर है जिसको हम डेंजरस लेयर बोल रहे हैं, उस डेंजरस लेयर में अगर इंफेक्शन हो गया, देन this may spread into the intracranial venous sinuses through these imaginary veins, and an intracranial venous sinus thrombosis can begin to form. बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि जो हमारा इन्फेक्टिव फोकाई है, जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, जो इस फोर्थ लेयर में आ चुके हैं, फोर्थ लेयर में कहां से आए? बिकॉज ऑफ द इंजरी। अब इस इंजरी के होने से इस फोर्थ लेयर में यू हैव द इन्फेक्शन। ये इन्फेक्टिव फोकाई इस इमेजरी वेन के रास्ते से कहां आ गए? क्रेनियल कैविटी के अंदर आ गए। अगर ये फोकाई इस इमेजरी वेन के थ्रू क्रेनियल कैविटी के अंदर आ गए तो ये इस वीनस सिस्टम के अंदर थ्रोम्बोसिस क्रिएट कर देते हैं, और थ्रोम्बोसिस अपने आप में एक डेंजरस सिचुएशन है बिकॉज इट स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेशर प्रॉब्लम्स इनसाइड द क्रेनियल कैविटी। ठीक है, देखिए एक बेसिक फंडा आपको समझना है कि डेंजर का मतलब क्या है। हम बात कर रहे हैं डेंजरस लेयर, तो डेंजरस में क्या डेंजरस है? डेंजरस मतलब कि अगर किसी भी तरह से हमारा इन्फेक्शन एक्स्ट्राक्रेनियल की जगह इंट्राक्रेनियल पहुंच गया, अगर इन्फेक्शन एक्स्ट्राक्रेनियल है देन इट इज नॉट अ डेंजरस थिंग, बट वी आर कॉशियस टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन टू एंटर इनसाइड द क्रेनियल कैविटी। और ये इन्फेक्शन अगर क्रेनियल कैविटी में पहुंच गया देन इट इज डेंजरस। ठीक है, सो इसी तरह से आप आगे पढ़ते हो डेंजरस एरिया ऑफ फेस, वहां भी हम डेंजरस वर्ड यूज ले रहे हैं बिकॉज अगेन वी आर कंसर्न विद द इन्फेक्शन which is actually may go into the your cranial cavity। तो अगर इन्फेक्शन क्रेनियल कैविटी में कहीं से भी आएगा तो वो हमारे लिए क्या है? डेंजर। ठीक है, यहां पे इन्फेक्शन कहां से आ रहा है? फोर्थ लेयर से इनसाइड द क्रेनियल कैविटी, इसलिए ये फोर्थ लेयर क्या कहलाई? डेंजरस लेयर कहलाई। ठीक है, सो एट द वर्टेक्स ए पैराइटल इमेजरी वेन आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड लाइन। ये जो आप पैराइटल इमेजरी वेन्स देखते हो, दीज आर द वेरी कांस्टेंट वेन्स। whenever you have the dry bone in your hand, skull bone, तो आप यहां पे सूचर देखते हो, सजाइटल सूचर। उस सजाइटल सूचर के दोनों साइड you will find very thin small pinhead foramens, those are known as parietal foramens। ये parietal foramens होते हैं पेयर ऑफ इमेजरी वेन्स के लिए। ठीक है, सो इस तरह से इमेजरी वेन्स के लिए बहुत सारे फोरामेंस हैं हमारे स्कल में, बट द मेन थिंग इज कि हम बात कर रहे हैं ये जो स्कैल्प की लेयर है, फोर्थ लेयर, इस फोर्थ लेयर का जो इन्फेक्शन है वो इंट्राक्रेनियली कैसे गया? आंसर इज थ्रू द इमेजरी वेन। दैट्स व्हाई दिस लेयर कंसीडर्ड एज ए डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ्टी वॉल्व हेमेटोमा। सेफ्टी वॉल्व हेमेटोमा क्या है? सो सब एपोन्यूरेटिक स्पेस फॉर्म द सेफ्टी वॉल्व हेमेटोमा। यानी अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्थ लेयर की। यहां पे किसकी बात हो रही है? वापस सब एपोन्यूरोटिक स्पेस, जो वापस क्या है? फोर्थ लेयर। तो देखिए फोर्थ लेयर डेंजरस लेयर भी हो सकती है और फोर्थ लेयर सेफ्टी वॉल्व हेमेटोमा भी बना सकती है। ये कैसे काम कर रहा है? ये ऐसे काम कर रहा है कि सपोज दिस इज अवर स्कल बोन। ठीक है, ये क्या है? हमारी स्कल बोन है। इस स्कल बोन के बाहर की तरफ ये क्या है? दिस इज योर पेरिक्रेनियम और से पेरियोस्टियम। ठीक है, अंदर ये है ड्यूरा मैटर। ठीक है, फिर आएगा एरेक्नोइड, पाया मैटर, और फिर आपका ब्रेन आ जाएगा। अब क्या हुआ कि समटाइम्स द फ्रैक्चर ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट इज एसोसिएटेड विद द टीयरिंग ऑफ ड्यूरा एज वेल एज पेरिक्रेनियम। यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका ये जो पेरिक्रेनियम है ये भी रप्चर हो गया और ये ड्यूरा मैटर भी रप्चर हो गया और साथ में बोन के अंदर हो गया फ्रैक्चर। ठीक है, तीन जगह हमने इंजरी करी। देखिए सेफ्टी वॉल्व हेमेटोमा होने के लिए इंजरी कितनी जगह होनी चाहिए? तीन चीजें एक साथ डैमेज होनी चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें डैमेज होनी चाहिए? फर्स्ट इज देयर शुड बी ए टीयर इन द पेरिक्रेनियम। सेकंड, देयर शुड बी ए फ्रैक्चर इन दैट अंडरलाइंग स्कल बोन। थर्ड, देयर शुड बी ए टीयरिंग ऑफ ड्यूरा मैटर। ठीक है, अब ये तीनों चीज जब डैमेज हो गई तो क्या होगा? In such case, the blood from intracranial hemorrhage communicates with the aponeurotic space of scalp through this line of fracture।
मतलब कि यहां पे जो इंजरी हुई किसके अंदर, ड्यूरा मैटर के अंदर, यहां पे होती है ब्लड वेसल्स। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो ब्लीडिंग है, ये ब्लीडिंग अगर ज्यादा होती है और ब्रेन को कंप्रेस करना शुरू कर देगी, देन देयर इज ए प्रेशर सिम्टम्स स्टार्ट्स। लेकिन यहां हो क्या रहा है, यहां हुआ ये कि इस जगह पे साथ में बोन फ्रैक्चर हो गई, बोन के साथ यहां पे टीयर क्रिएट हो गया, यहां पे भी एक स्मॉल सा होल क्रिएट हो गया, किसके अंदर, आपके पेरिक्रेनियम में। यह आपका एपोन्यूरोसिस है, ठीक है। और एपोन्यूरोसिस के नीचे दिस इज योर फोर्थ लेयर, दैट इज द सब एपोन्यूरोटिक स्पेस। तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड इस फ्रैक्चर लाइन के थ्रू इस टीयर से होता हुआ इस फोर्थ लेयर या सब एपोन्यूरोटिक स्पेस में आके कलेक्ट हो गया। इससे क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि जो ब्लड यहां कलेक्ट हो जाता और इस ब्रेन को दबा देता, है ना, दैट इज नॉट हैपनिंग। क्लियर? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि यहां पे सेफ्टी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेफ्टी। द सेफ्टी इन टर्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू, and for that there is a valve like mechanism. Now why this is called as valve like mechanism, because यहां पे प्रेशर हाई है, यहां पे ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, एंड यहां पे यू आर हैविंग ए पाथवे, और ये जो पैसेज क्रिएट हुआ, इस पैसेज के थ्रू ये जो ब्लड है, अब ये इंट्राक्रेनियली से एक्स्ट्राक्रेनियली आके इस फोर्थ लेयर में कलेक्ट होने लग जाता है, ठीक है। और ये डिफ्यूजली, वहां पे आपके पास बहुत सारा गैप है, सो वो डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। सो द प्रेशर सिम्टम्स कैन बी डिलेड और कैन बी अवॉइडेड बाय दिस फ्रैक्चर लाइन, ठीक है। तो जब भी आप सेफ्टी वॉल्व हेमेटोमा पढ़ें, आप प्लीज ये चीज याद रखें कि देर आर 3 साइड्स ऑफ इंजरी एट ए टाइम। कौन कौन सी हैं? देर इज ए इंजरी ऑफ ड्यूरा मैटर, overlying bone there is a fracture, and there is a injury of outer periosteum or pericranium, ठीक है। So this is what is the meaning of safety valve hematoma. So the sign of the brain compression, इससे होगा क्या, इस what is the advantage of this, that जब brain compression की जो sign है, they do not develop until the space is full of blood. In this condition the fourth layer forms safety valve hematoma. Clear? Now the next question is Caput succedaneum. Now Caput succedaneum and Cephalhematoma, ये दो टर्म हैं और ये दोनों ही कंडीशन बर्थ इंजरी से रिलेटेड है। क्लियर? नाउ व्हेन यू विल सी द कैपुट सक्सीडेनियम, इट इज ए हार्मलेस। नाउ पहली चीज यहां पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज ए हार्मलेस कंडीशन, यानी अगर आप इस तरीके का न्यूबॉर्न देख रहे हैं जिसको कैपुट सक्सीडेनियम डेवलप हो गया है, there is nothing to worry. It is a harmless condition, means it is not a sign of any kind of brain injury or it is not a sign of any kind of bone injury. So it is a harmless condition seen in the newborn, and ये वो newborn है, those are under the difficult, delivered by a difficult or long labor. It is a temporary swelling and it is a edematous condition of the scalp and may cross midline. Now this is the important thing, that Caput succedaneum cross the midline. It is an extraperiosteal or subcutaneous edematous swelling. Now this word is important, extraperiosteal, or it is subcutaneous edema. It takes place during the passage through the birth canal due to the pressure on the skull, which causes the interference of the venous return. So what is the cause of Caput succedaneum? अगर एक लाइन में if you will want to write the answer is here. The Caput succedaneum occurs because of the venous congestion. And why this venous congestion occurs? Because of the interference in venous return. Clear? And this Caput succedaneum resolved by itself within next 24 to 48 hours of the birth. अब यहां पे ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा पेरियोस्टियल और सबक्यूटेनियस, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, आप जब स्कैल्प देखते हैं तो स्कैल्प में हम देखेंगे दिस इज योर बोन, ठीक है, दिस इज योर बोन, एंड आउटसाइड द बोन यू हैव द लेयर्स. नाउ दिस इज योर पेरिक्रेनियम, देन यू विल हैव द फोर्थ लेयर, above this you will have aponeurosis, outside the aponeurosis you have this fibrous connective tissue layer,
and then outermost you have this skin. Clear? Now, where is the caput succedaneum occurs? Now, this is your first layer, this is second, this is third, this is fourth, and this is fifth. Now, we are talking extraperiosteally. Extraperiosteal means this is the periosteum. Now, if something is taking place here below the periosteum, then it is known as subperiosteal. Now, this collection of the fluid is extraperiosteal. So, it is outside the periosteum and it is subcutaneous. So, you have the collection here. The fluid will collect here, and the only reason of this collection of fluid is venous congestion. What is the reason? Venous congestion. And this congestion is generalized and it may cross the midline. Suppose this is the midline and you will have the bone. In the midline you have the joint between the two parietal bone. So, this connection will cross this midline suture, that is the sagittal suture, to the opposite side. Clear? Because it is not at all related with the deep structure, it is a superficial swelling, and this superficial swelling can extend across the midline. ठीक है? So, जब भी आप caput succedaneum पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहली कि caput succedaneum एक harmless swelling होती है. दूसरी, this caput succedaneum is a swelling which is extraperiosteal, यानी periosteum के बाहर है, and कहाँ पे है, किस लेयर में है, subcutaneous layer में है. It is in the subcutaneous layer. And the third and important thing is the reason occurs because of the long difficult labor. There is a continuous pressure applying on the skull of the baby, and that's why there is a venous congestion occurs. And this venous congestion or interference in the venous return will lead to the edema of subcutaneous tissue of this scalp. Clear? Now, इसी से मिलता जुलता जो दूसरा कंडीशन है, that I told you, this is known as cephalhematoma. Now, this cephalhematoma is a subperiosteal collection. ठीक है? इसीलिए अभी मैंने यूज लिया वर्ड एक्स्ट्रा पेरियोस्टियल. नाउ हम यूज ले रहे हैं वर्ड सबपेरियोस्टियल. यानी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस बिटवीन द पेरियोस्टियम एंड द स्कल बोन. ठीक है? देखिए ये कौन सा स्पेस है, ये स्पेस क्या है और इसकी मार्किंग क्या है, इसकी लाइन क्या है. देखिए आप एक प्लेन पेपर लें, उस प्लेन पेपर को अगर आप कार्डबोर्ड पे चिपकाते हैं तो उसको पेस्ट करने के देयर आर टू वेज. वन, I will paste the whole paper on the cardboard, or the second, I just put the sellotape on the margin of that cardboard. So, if I will put the sellotape on the margin of the cardboard and the paper, then in the middle portion the cardboard and paper are free from each other. But if I will apply some glue on the whole paper and then I will paste it on the cardboard, then it is a different method. Now, there is a subperiosteal space. That means we paste the periosteum on the bone, but the bone and periosteum are fixed only on the margin where you have applied the sellotape. But in the middle portion there is nothing, like you don't have any pasting material, so you can strip the periosteum very easily from the outer surface of the bone. Clear? So, suppose this is your bone. Now, this is the margin, this is the skull bone where you will have the suture line. Now, I just told you that this is your periosteum. Now, this periosteum is fixed with this bone only at the suture lines. Clear? Now, there is a gap, you can see the gap is present. Now, this is the gap. Now, this gap is known as subperiosteal gap. Now, when their blood vessels will bleed into this space, ultimately what will happen, you have the swelling. Now, this swelling is actually not crossing this joint. Why the swelling is not crossing the joint? Because the periosteum is having the margins and it will merge with these suture ligaments. Clear? So, because the attachment of the periosteum to the suture ligament is there, this is the cephalhematoma and it will take the shape of the bone with it concerned. Clear? So, what is the difference between the cephalhematoma and the caput succedaneum? Caput succedaneum is a generalized swelling. In the
your subcutaneous tissue. But this cephalhematoma is not a generalized swelling, it is a swelling in the subperiosteal region. Both are the birth injuries, but the difference should be very clear in your mind. So sometimes you have this question, how to differentiate caput succedaneum from the cephalhematoma. So इसको कैसे differentiate करेंगे? These both are the birth injuries. Caput succedaneum is an extra periosteal fluid collection due to the venous congestion. But the cephalhematoma is not extra periosteal, it is a subperiosteal. So cephalhematoma is a subperiosteal collection of the fluid or the blood. The cephalhematoma does not cross the suture lines, and it is due to the damage of subperiosteal vessels. Why it will not cross the midline? Now suppose this is your one bone and this is your another bone. Clear? Now these are the two bones and this is the suture line between the two bones. Now I just told you that the periosteum which is lining here is attached to the suture lines. So यहाँ का जो periosteum है वो इस margin पे आके attach है और यहाँ वाला जो periosteum है वो इधर suture line से जाएगा और यहाँ जाके end हो जाएगा. अब अगर subperiosteal hemorrhage होता है तो इस space में जब hemorrhage होगा तो ये hemorrhage जो subperiosteal है वो ये midline cross नहीं कर सकता. Why? Because यहाँ पे इस periosteum का आके end हो गया. But in case of the cephalhematoma which is a subcutaneous swelling, तो वो subcutaneous space तो आपके पास काफी बड़ा है. So that's why I told you कि caput succedaneum or the edema of subcutaneous space can cross the midline or the suture line, but this cephalhematoma or subperiosteal swelling will not cross the suture lines. It will remain on this attached margin of the periosteum, that is at your suture ligaments. Then in cephalhematoma there is a risk of the infant jaundice is high. देखिए jaundice दोनों ही cases में हो सकता है, but in case of the caput succedaneum it is very rare. But cephalhematoma अगर होता है तो again the treatment is not required, only the observation is required. Cephalhematoma may persist for the weeks, while the caput succedaneum will persist only for 1 or 2 days. But in case of the cephalhematoma, there are high chances of the jaundice because यहाँ पे जो bleeding हुआ है, इस bleeding की वजह से जो RBCs हैं, these RBCs will ruptured and killed and they will increase the level of bilirubin in the baby in blood stream. ठीक है? So in case of the cephalhematoma, we have to just monitor the baby for the jaundice. The treatment is nothing, you have to just look for this jaundice. So this is all what we have discussed about the applied anatomy of your scalp, जहाँ पे आपके पास कुछ questions हैं जो आपको बहुत clearly conceptually आने चाहिए. What is black eye? Why the bleeding of scalp? Profuse? Why there is a cephalhematoma? What is the difference between the caput succedaneum and cephalhematoma? So this is all about today's class. Thank you.